Hello and welcome to my podcast, Dabu Malik, Never Too Late. Exciting book I have written from my life, chapters which has touched so many moments and so many things in my life, etched in my heart, unforgettable moments, happiness, sadness, heartbreaks, glories. मेरी किताब है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, Never Too Late, and it is released through MWM Production. My community of musicians has released it, and I am proud of this book. बट इस किताब में चैप्टर्स हैं, जिंदगी नहीं है। ये जो मेरा पॉडकास्ट है, इसमें मैं थोड़ा सा एक अनटोल्ड स्टोरी वाला जो एंगल है, जो चीज़ अनकही रह गई किताब में, उनको मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इस एपिसोड में मैं शुरू करूंगा वो पल जब मैं 15 साल का था और इस चीज़ का मुझे एहसास हो गया था। मेरे पिता श्री सरदार मलिक बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। हम एक घर में रहते थे जिसका नाम था यूनिटी कंपाउंड, जहाँ पर हम तीनों बड़े हुए। सही मायने में वहाँ पर हमने जन्म लिया और अपने पिता सरदार मलिक और अपनी माँ बिल्किस मलिक के साथ हमने अपनी ज़िंदगी वहाँ शुरू की। जुहू बीच पे समंदर के किनारे वो घर था और बहुत सारे अच्छे कलाकार भी उस ज़माने के वहाँ रहते थे। कमर जलालाबादी एक लिरिक्स राइटर थे, कैसरुल जाफरी, यश चोपड़ा जी का घर था वहाँ पर। हमारे ही घर के थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे उनका रहना था, जहाँ वो रहे। फिर उनके ब्रदर धर्म चोपड़ा जी वहाँ पर रहे। ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर ये बच्चे जो थे, नाम लूँगा मैं उनका, फराह खान, साजिद खान, निहाल, लॉन्जी, अनु भाई, अबू, माय ब्रदर, मैं, हम सब बड़े हो रहे थे। आने वाले कल के इस फिल्म इंडस्ट्री के हिस्सेदार बनने वाले थे ये सारे बच्चे। और कमाल की बात यह है कि सारी फैमिलीज के अंदर एक फाइनेंशियल चैलेंज था। सबका इतिहास ऐसा था कि उस एरिया में सब रहते थे। एक जगह थी रॉयल होटल, एक जगह थी आनंद नगर, यूनिटी कंपाउंड जो हमारा घर था। और ये बच्चे सब अपनी अपनी जिंदगी के स्ट्रगल फेस कर रहे थे और भीषण स्ट्रगल फेस कर रहे थे। मैंने अपना 10th पास किया था और मुझे इस चीज़ का एहसास था कि मैं अगर कॉलेज जाना चाहता हूँ या कोई चीज़ पढ़ाई की तरफ मैं अगर जाना चाहता हूँ और अपने पिता की ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ, मगर उस वक्त मेरे माइंड में सिर्फ एजुकेशन 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 थी। बिकॉज डैड का ये था कि पढ़ लिख के बच्चे अच्छी नौकरी करेंगे। और मैं अपने 10th को मैंने पास किया था, 10th स्टैंडर्ड को, और फिर मैंने जॉब की कोशिश की। और आज तक मैं वो दिन नहीं भूलता। मेरा एक फ्रेंड था किरण बाजेकल, उसके पिता एक इंजीनियर थे, एक अच्छी जॉब पे थे, और उन्होंने हमको दोनों को, किरण उनका बेटा और मुझे, हमें एक जॉब दिलाई। और वो जॉब करने के लिए हम पेडर रोड जाया करते थे। पेडर रोड में, शुरू में पेडर रोड में प्रभु कुंज के अंदर लता जी और आशा जी का घर था। थोड़े आगे जब जाते थे हम, तो कल्याण जी आनंद जी भी वहाँ रहते थे। एंड इट वॉज एन आइकॉनिक प्लेस। और जैसे ही वो पेडर रोड की रोड ख़त्म होती थी, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक अपार्टमेंट थी, मेहर अपार्टमेंट करके एक जगह थी। उसके बेसमेंट में एक पारसी जेंटलमैन थे जिसके यहाँ पर हमें एक वाइंडिंग मशीन का जॉब, कॉपर वायर जो होती है, उसे एक पोल पे वाइंड करना था और दोनों पोल्स को एरलडाइट से चिपका के, या जो भी हमको सॉल्यूशन मिला था, वो दो पोल्स के ऊपर ये वायरें बांध करके हमको उसको बनाना पड़ता था। और एक मशीन थी जो घूमती थी।
तो मैं जिसने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की थी, अपने फादर का, अपने ब्रदर का पेट था मैं। मुझे बहुत सँभाल के बड़ा किया गया था, बचा-बचा के बड़ा किया था और उसे इस ज़िंदगी का सामना करना पड़ा, जहाँ पर नौकरी करके कुछ पैसे मैं अपने घर लेके आऊँ। और वहाँ पर जब जॉब करना शुरू किया, तो वहाँ के जो दूसरे इंडस्ट्रियल काम करने वाले लोग थे, वो हमें देख के बड़े हैरान होते थे, 2 मासूम बच्चे आए हैं और ये काम कर रहे हैं। मेरी पर्सनैलिटी से कभी ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग इतने बड़े चैलेंजेस अपने घर पे फेस कर रहे हैं। बहरहाल वो समय जो था वो हमने फेस किया। मेरे माइंड में यही था कि बस ये नौकरी करके कुछ पैसे कमाए जाए, बस एक ही फिराक था कि अपने माँ के हाथों में, अपने पिता की कुछ हेल्प कर कर सकें हम। मैं आज तक नहीं भूलता जब मुझे पहली सैलरी मिली और वो सैलरी जो थी ₹500 की थी। पूरा महीना काम करने के बाद ₹500 मिले थे। ₹500 जब मैंने देखे थे, मैं लिटरली कुड नॉट बिलीव इट कि इतना पैसा मुझे वो लगता था। लेकिन मैं थोड़ा-सा अजीब स्टूपिड था। मेरे मन में सिर्फ़ एक ही चीज़ थी कि मेरे पिता के पैरों में ना अच्छे जूते नहीं हैं। ये जूतों की कहानी आपको बहुत इस पॉडकास्ट में बार-बार सुनने को मिलेगी। तो मेरे पिता कुछ सी-सा के अपने कुछ शूज़ पहनते थे, तो मुझे वो चीज़ खलती थी बहुत। तो मैंने अपनी पहली कमाई से ये तो डिसाइड कर लिया था सीधा शू शॉप पे जाऊँगा। आज तक याद है मैं वहाँ से निकल के सांता क्रूज़ स्टेशन गया और स्टेशन में मैं नाम भी नहीं भूला, मोइज़ भाई करके कोई आदमी थे, जो दुकान के अंदर मल्टी शूज़ बेचते थे। ये सारी चीज़ें ना ऐसी हैं जो मेरे माइंड में इतनी ज़बरदस्त घर कर चुकी हैं कि मैं कुछ चीज़ें तो भूलता ही नहीं। हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के बोलने के बाद मैं इन सब चीज़ों को एक बार फाइनली इम्प्रिंट करके इस पे सोचना भूल जाऊँ। मैंने अपने फ़ादर के लिए वहाँ से, मुझे वो फ़िगर भी याद है, उसने बिल काट के मुझे दिया 150 और मैंने अपने फ़ादर के लिए एक अच्छा बहुत खूबसूरत स्ट्रॉन्ग स्टडी जूता लिया। और मेरी सैलरी में अभी भी ₹350 थे और मेरे भाई अन्नू को केक्स का, पेस्ट्रीज़ का, एक्लेयर्स का बड़ा शौक था, मीठे का बड़ा शौक था। और मैंने बोला कि मैं अब खाली हाथ जाऊँगा नहीं, ये मेरी पहली सैलरी है और इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मनी होम एंड गिविंग एंड मीटिंग द एक्सपेंसेस, मैंने बोला अगले महीने देख लेंगे, लेकिन इस बार तो मैं अन्नू के लिए ये सारे मीठे केक्स जमा करके लेके जाना चाहता हूँ और उनको पैक करके मैं एक्साइटेड, मेरा जो स्नेह था, मेरा जो प्यार था अपने भाई के प्रति, अपने बड़े भाई के प्रति, वो बहुत बहुत स्ट्रांग था, आज भी है। एंड हम लोग दोनों की भी एक अलग प्रेम कहानी थी। अनु मेरे बारे में बहुत ऑब्सेसिव था और मुझे बहुत प्यार दिया उसने एज़ अ यंग ब्रदर। वो एक पल भी अपनी आँखों से मुझे ओझल नहीं होने देता था, इतना प्यार करता था। उसकी उम्र 15 साल की थी, मैं 10 साल का था जब हमने एक-दूसरे को डिस्कवर किया। मुझे आज तक याद है कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे पिक्चरें ले जाता था, लीडो सिनेमा में हम जाके देखते थे। मेरे जीवन साथी एक पिक्चर है राजेश खन्ना और तनुजा की, जो मैं आज तक भूला नहीं, जो हम लोग देखते थे। और आर डी बर्मन जी का म्यूज़िक हमें बड़ा इन्फ्लुएंस करता था उस ज़माने में। तो जब मैं वो केक लेकर घर पहुंचा और मेरे पास शायद लास्ट ₹100 बचा था या 150 160 कुछ पैसा बचा था, वो मैंने मम्मी को दिया कि मम्मी ये इतने ही पैसे बचे हैं। और तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या किया बेटा? उन्होंने, डैडी के लिए जूता लाया हूँ और अन्नू के लिए केक्स एंड पेस्ट्रीज लाया हूँ। और मेरी मम्मी फूट फूट के रोने लगी। उसने बोला तूने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ तो ले लेता अपने लिए। मेरे को उस चीज़ का एहसास ही नहीं था, बिकॉज़ मुझे तो अपने पिता के चेहरे पे वो खुशी देखनी थी, उनके पैरों में ये जूता देखना था और अपनी मम्मी की वो जो सैडनेस है वो मुझे दूर करनी थी। फिर अगले महीने मम्मी, हम मैं सारी चीज़ें उस तरह करूँगा जैसा आप चाहते हैं। एंड एज़ फेट वुड हैव इट, कुछ महीनों के बाद मुझे एक मौका मिला टू बिकम अ सेल्समैन इन अ शॉप कॉल्ड
दैट मैन टू। वहाँ पर मेरे ब्रदर ने पहले नौकरी की, अब्बू ने वहाँ जाके, और वहाँ पर एक और सेल्समैन की जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं वहाँ पर उसे असिस्ट करने वहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पर जुहू स्कीम में इस जगह पर बहुत सारे सुपरस्टार्स आया करते थे, ऋषि कपूर, राकेश रोशन, जीवम प्रकाश जी, और उस दैट मैन टू के अंदर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो लक्ष्मीकांत जी हैं, वो आया करते थे। तो ये संगीत का जो कनेक्ट हुआ कि उनको हमने देखा कि वो इतने बड़े पॉपुलर हैं। उस वक़्त हमारी पोज़ीशन इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िशियन, म्यूज़िक तो हमारी फैमिली भूल ही चुकी थी। वो एक ऐसा समय था जहाँ पर सिर्फ़ नौकरी करके या किसी तरह पैसे घर पे लाएँ हम, ये नहीं सोच रहे थे कि हम संगीत या म्यूज़िक डायरेक्टर बनेंगे या म्यूज़िक का काम करेंगे या कोई क्रिएटिव काम करेंगे। वहाँ तो सिर्फ़ थी कि नौकरी और पैसा। तो उस दौरान जहाँ पर मेरे पिता का संगीत जो था वो एक इतिहास बन के रह गया था। मैं एक दिन लक्ष्मीकांत जी के घर गया, उनके बंगले पे जो स्कीम में पारसपनी जिसका नाम है, जहाँ पर उनके कपड़े-वपड़े डिलीवर करने थे, और मुझे किस्मत से एक सिटिंग देखने का मौका मिला। और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि कितना टैलेंट, कितना पावर, पूरी इंडस्ट्री उनके घर पे बैठी थी, चाहे वो सुभाष घाई हो या राज खोसला हो या राज कपूर साहब हों, और बड़े-बड़े दिग्गज, और इतना पावर उनका। एंड अपने घर पे जब मैं सोचता था तो मुझे लगता था कि मेरा भाई संगीत में कोशिश कर रहा है। उस वक़्त मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि मैं म्यूज़िक के अलावा कुछ और करना चाहता हूँ। ये शायद अगर मैं कुछ करूँगा तो थोड़ा डिफरेंट होगा। जहाँ ये एक्टिंग का जो कीड़ा है वो मेरे मन में आया कि कुछ अलग क्रिएटिव काम करते हैं। और एज़ अ म्यूज़िशियन ना, बात ये है कि ना हमारे पिता ने हमें सिखाया, ना हमने सीखा, ना हमने कभी कोशिश की कि हम म्यूज़िक में जाएँगे। लेकिन डेस्टिनी देखो सर क्या खेल खेलती है। और मेरे बड़े ब्रदर का संकल्प तो ये था कि उससे तो बनना ही था सुपरस्टार। उसको तो संगीत में ही जाना था, फिराक थी, मैडनेस थी उसकी। वो अलग स्ट्रगल उस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में देखी, जो मतलब वो स्ट्रगल आप सोच नहीं सकते। मेरे बड़े भाई ने इतनी मेहनत की और इतना ज़बरदस्त स्ट्रगल किया और इतनी ज़बरदस्त मेहनत की। और वो अपनी दुनिया पे चल पड़ा था। वो अपनी ज़िंदगी में उसके साथ कुछ सालों तक मैं उसका बतौर असिस्टेंट, या आप समझो कभी म्यूज़िक शीट लगा दिया, कभी कुछ पेमेंट्स की अरेंजमेंट कर दी, कभी कुछ डेट्स बुक कर दिए, किसी सोलोइस्ट को बुला दिया, सिटिंग्स में चले गए, गाने कंपोज़ करना, ये सारी चीज़ें चलती थी। बट मैं एज़ अ म्यूज़िशियन सीरियस नहीं था कि मुझे म्यूज़िक में कहीं जाना है। बट आई वॉज बाय डिफॉल्ट बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन म्यूजिक, एंड धीरे धीरे वो अपना नाम कर रहे थे, तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था और बहुत सारा काम हमने किया। और उनके साथ धीरे धीरे काम करते करते मेरी मुलाकात मनमोहन देसाई साहब के साथ हुई। मनमोहन देसाई जी की सिटिंग्स में जाने के बाद उनका स्नेह, एमकेडी प्रोडक्शन, उनका स्नेह मुझे मिलने लगा। वो मुझे बहुत पसंद करने लगे। मुझे आज तक याद है, एक सिटिंग के अंदर हम बैठे थे और बड़े दिग्गज लिरिक्स राइटर थे, राजेंद्र किशन जी, महान लिरिक्स राइटर। मेरे भाई एक गाने पे वर्क कर रहे थे और कहीं वो मुखड़ा फाइनल नहीं हो रहा था। और मैंने बैठे-बैठे, मतलब लाइन तो ये होनी चाहिए कि साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। और मन्नू जी खुश हो गए मेरे इस सजेशन पे। वो गाना पूरा कंप्लीट किया गया, राजेंद्र किशन जी ने लिखा, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ गाना। गंगा जमुना सरस्वती का था शायद, फिल्म में अमिताभ और जयाप्रदा वाली फिल्म थी। और वहां मैंने सक्सेसफुल एक पावरफुल इंडस्ट्री के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। वहां पर मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला। उनकी रिकॉर्डिंग तूफान फिल्म के अंदर एक गाना भी हमने, जो अनु भाई ने किया था, वहां पर उनसे कनेक्शन हुआ। इतना मुझे अट्रैक्शन हुआ कि मैं मनमोहन जी की फिल्म डायरेक्शन डिपार्टमेंट में मैंने जॉइन कर लिया बतौर असिस्टेंट। और मुझे आज तक याद है, वो फिल्म मर्द थी, गंगा जमुना सरस्वती थी, तूफान थी। इनिशियली मैं वहां पर जाकर उनके साथ जुड़ गया, लेकिन मुझे कहीं ये समझ आ रहा था कि ये भी दुनिया मेरी नहीं है।
चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री के सेट की शूटिंग हो, फ़िल्म इंडस्ट्री का प्रोसेस हो, मैं खुश होता था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाने के बाद। अब बात आती है कि हमारे जो इनिशियल स्ट्रगल थी, जब अनु भाई अपने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे। हम उस वक़्त पंचम दा को देखने के लिए या लक्ष्मी जी को देखने के लिए कभी फ़िल्म सेंटर पहुँच जाते थे, कभी फ़ेमस तारदेव पहुँच जाते थे और वहाँ पहुँचने के बाद हम सिर्फ़ ये देखना चाहते थे कि कैसे ये म्यूज़िक का काम होता है। तो मेरी एक्साइटमेंट जो थी, वो ये थी कि म्यूज़िक का काम कैसे होता है? और फ़िल्म सेंटर एक ऐसा रिकॉर्डिंग स्टूडियो था जहाँ पर किशोर दा से मेरी मुलाकात हुई, आशा जी से मेरी मुलाकात हुई और एक ऐसा दौर था जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे महेश भट्टी की कोई किसी पिक्चर का गाना और मैं आज तक नहीं भूला जब एक कंसोल एक जगह होती थी जहाँ पे सिंगर खड़े रह के गाना गाया करता था और उस गाने को गाने के लिए लता जी आई थी और लता जी के बारे में एक हमने बचपन में कहानी सुनी थी कि हमारे पिता और लता जी के बीच में कुछ अनबन हुई थी जिसकी वजह से मेरे पापा को बहुत सफ़र करना पड़ा वो एक ऐसा डैमेज था उनके लिए जिससे वो कभी उभर नहीं पाए क्योंकि लता जी बहुत पावरफुल थी। ये पुरानी कहानी है मतलब जिस वक़्त मैं स्टूडियो में था और लता जी जो रिकॉर्ड करने जा रही थी अनु भाई के लिए जो गाना था फ्रॉम फ़िल्म आवारगी महेश भट्ट जी की पिक्चर में। तो ये जो दौर की मैं बात कर रहा हूँ मेरे पिता और लता जी के अनबन की वो उससे 30-35 साल पुरानी बात है या जब वो यंग थे। और मैं जब उधर आया तो मैं उस जगह पर लता जी जहाँ गाती थी वहाँ पे किसी को अलाउड नहीं था और कभी नहीं एक राइट में सॉन्ग वायलिन यानी कि एक वायलिन बजता था जो मेन मेलोडी बजाता बजाता था और सिंगर वहाँ पर लाइव गाता था। वो पहले तो मौजिज़ा था मेरे लिए कि मैं लता जी को सामने देख रहा हूँ। बट मेरे में बड़ी हिम्मत थी तो मैंने उस रूम में जहाँ पर वो गा रही थी, मैंने कहा लता जी मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे ऐसे देखा और वो मुस्कुराई और पहली बार ऐसा लगता है कि इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि उन्होंने बोला ठीक है, तुम बैठो यहाँ पर। और एक ब्लैक कलर का सोफ़ा था, फ़ेमस तारदेव करके स्टूडियो था। आप समझ लीजिए कि 5 फीट या 6 फीट का ही डिस्टेंस होगा 7 फीट का और इतने करीब से मैं उस महान कलाकार को जिसके गाने सुन-सुन कर हम लोग पगला जाते थे, मैं उनको करीब से देख रहा था और वो अन्नू मलिक की मेरे भाई की कंपोज़िशन बाली उमर को गा रहे थे। और मैं उस मौजज़े को अपनी आँखों के सामने देख रहा था और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे पावर से वो गा रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि इस बार साक्षात कि इस बार मैं एक्चुअली एक गॉडेस को देख रहा हूँ। जब गाना ख़त्म हुआ तो मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पूछा, "ठीक है?" अब मैं क्या बोलता? मैं सीधा गया उनके पैर मैंने चरण स्पर्श किए, फिर वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गईं। मैं आज तक ये जो समय है कभी नहीं भूला। एक तरफ इतने सारे म्यूज़िशियन, एक तरफ इतना बड़ा आर्टिस्ट गा रहा है और हमारे लिए पहली बार ये ऐसा अचीवमेंट हो रहा था, जहाँ पर इतना बड़ा दिग्गज सिंगर और जुड़े मतलब जो अनबन इतने सालों पहले हुई थी, उस अनबन को तोड़ा मेरे ब्रदर ने। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी फैमिली की। लता जी, अनु मलिक जी के लिए गाने गाने आईं। फ़िल्म आवारगी में, तो हमारी ज़िंदगी का एक वो ऐसा पन्ना था और वो ऐसा पल था जहाँ पर टूटे हुए रिश्ते या पुराने रिश्तों की जो अनबन थी, वो एक नया चैप्टर खुला और वो एक्साइटमेंट और वो ज़िंदगी का जो पल था, बहुत खुशी का पल था और बहुत बड़ा पड़ाव अनु भाई की ज़िंदगी में था और मेरे लिए एक इतना बड़ा अचीवमेंट था कि जो मैं सुनता आया था और जो मैंने अपने पिता से या उनके पिता की कहानी या उनके दर्द को सुना था, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा कि हम जुड़े, उस महान हस्ती से फिर से जुड़े और शायद उन्होंने अपने दिल से हमें माफ़ किया या उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो पूरी हुई। तो ये कुछ ऐसे पल होते हैं जो ज़िंदगी में इंसान भूलता नहीं है, कभी नहीं भूलता। अब जब मेरे पिता अपने संगीत की इस दुनिया में धीरे-धीरे
फेड होते चले गए। दूसरी तरफ उनका बेटा जो है वो सक्सेस पे सक्सेस, ऐसी सक्सेस, ऐसी अचीवमेंट देखता चला गया जो एक इम्पॉसिबल सक्सेस होती है। एक कमाल का समय था। हम लोग वीनस रिकॉर्डिंग, जो वीनस कंपनी है उसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नीचे काम कर रहे थे। एक छोटा सा जिंगल था, उस वक्त मैं और अन्नू साथ में ही काम किया करते थे। तो मुझे याद है छपते छपते नाम था, या कोई टेलीविजन सीरियल का टाइटल सॉन्ग कर रहे थे। ये दूसरा पड़ाव था मेरे भाई की ज़िंदगी का, और 92 की बात होगी ये। और वहाँ पर वो ऊपर जो था वो रतन जैन का ऑफिस था, और उस रतन जैन के ऑफिस में जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमें कुछ लड़ाई झगड़े की या कुछ ऐसी बातें ऊपर सुनाई दे रही थी। तो कुछ लोगों, टेक्नीशियंस और उनके बेटा काफ़ी लाउड थे, तो हम लोग थोड़े रुक गए कि क्या हुआ क्या हुआ। और फिर सडनली रतन जैन जी ने हम लोगों को बुलाया और कहा कि ऊपर आओ, सिटिंग करनी है। और अनु भाई को पहली फिल्म, बड़ी फिल्म जिसको कहते हैं, आफ्टर अ कमबैक, जिसको बोलते हैं कमबैक होना इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है, उनको बाजीगर फिल्म का जो संगीत है वो सौंप दिया गया। तो सुनने में ये आता है कि कुछ ऐसा हुआ कि उस समय के बहुत बड़े संगीतकार ने ये बोला कि इस फिल्म की हीरोइन ये होनी चाहिए, जिस बात को रतन जैन जो हैं उनको वो नागवारा थी, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि वो शाहरुख खान और काजोल के साथ काम करना चाहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब अब्बास मस्तान साहब के साथ हम लोग सेटिंग कर रहे थे तो हो रही थी म्यूजिक की सेटिंग, और तब तक मैं महाभारत में 1986 में ऑलरेडी अपना 3-4 एपिसोड कर चुका था, और मैं एज एन एक्टर, मतलब थिएटर एक्टर, या आप समझो कि ये एक्टर बनना चाहता है, वो चीज़ आगे थी। तो एक तरफ अनु भाई को एज अ म्यूजिक डायरेक्टर साइन किया गया, और दूसरी तरफ एक एक्टर के बतौर एक कैरेक्टर के अंदर मुझे बाजीगर में एक रोल मिला, जो शिल्पा शेट्टी का लवर बनता है। एक गाना था छुपाना भी नहीं आता, जो पंकज उधास जी ने गाया था, तो वो शायद मुझ पे और शिल्पा शेट्टी पे शूट होने वाला था, जो नहीं हुआ। तो फ्रॉम अ सेकंड लीड आई बिकेम लाइक अ कैरेक्टर एक्टर। लाइक आई हैड अ ग्रेट टाइम, एंड शाहरुख खान के साथ और काजोल के साथ और शिल्पा शेट्टी के साथ मेरे कुछ सीन्स हुए। ब्लॉकबस्टर पिक्चर हुई 93 में, और वहाँ से अन्नू भाई का कैरियर सुपर सक्सेस हो गया, और उनको उस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया। लेकिन वहाँ शायद कुछ एक ऐसा चेंज आया जहाँ पर मुझे अपने आइडेंटिटी का, अपने होने का एक एहसास होने लगा कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। बाजीगर और तिरंगा सुपर सक्सेस हुई, उसके बाद मुझे खाली कैरेक्टर रोल्स मिलने लगे, और मैंने सोचा कि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता। और वो दोनों पिक्चरें इतनी पॉपुलर थी कि फिल्म इंडस्ट्री का तो दस्तूर है कि जिसमें जो ज़्यादा सुपरहिट होता है तो उस तरह की फिल्में लोग बोलते हैं कि आप ऐसे ही करिए। मैंने मना करना शुरू कर दी, और मैं अन्नू से भी धीरे धीरे जुदा होने लगा, बिकॉज मुझे सिर्फ असिस्टेंट नहीं बनना था। मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं फाइनेंशियली ब्रेकअप हो गया, और मुझे ये नहीं पता था कि किस रास्ते को मैं ढूंढूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं अपने आप कुछ करना चाहता हूं, एस डब्बू मलिक। मैं खुद कुछ बनना चाहता हूं, मैं किसी की शैडो में नहीं जीना चाहता। तो एक तरफ मेरे ब्रदर की एक स्टुपेंडस सक्सेस और बड़ी सक्सेस स्टोरी मैंने देखी, साथ में भी देखी, जुदा होकर भी देखी, और एक मैंने अपनी पिता की जिंदगी देखी, जो सारा जीवन त्यागने के बाद भी उनको कुछ इतना बड़ा हाथ में नहीं आया। आइसोलेशन आई, अकेलापन आए, और हमेशा उनका ये गीत मुझे याद आता है कि मैं भी अकेला, तू भी अकेला, सब हैं अकेले इस दुनिया में, कोई किसी की बात ना पूछे, मतलबी मेले इस दुनिया में। मैं अपने पिता को, श्री सरदार मलिक को बहुत प्यार करता था, उनकी याद मुझे बहुत आती है। जिंदगी की ये कहानियां चलती रहेंगी। इस पॉडकास्ट के द्वारा मलिक लेगेसी की बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ ज़रूर करूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा, अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।
And as I say, it's never too late to start again.